वो है जी नेफ्रॉन। कल हमने यानी कि डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कैसा होता है। तो किडनी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नेफ्रॉन होता है ये हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। हमारी किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है जी नेफ्रॉन। मतलब कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। तो अब नेफ्रॉन जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन होते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एंड सेकंड वन जो होता है उसको बोलते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। There are two types of nephron present in our kidney. Cortical nephron and juxtamedullary nephron. कल मैंने आपको जब इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस किया था तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, किडनी है। तो किडनी के अंदर ये उसका कौन सा पोर्शन है, ये हमारे पास है कॉर्टिकल, इसके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर था इसका। ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा था हमारे पास, ये कॉर्टेक्स वाला रीजन था। तो मतलब कि ऐसे नेफ्रॉन जो कि इसके कॉर्टेक्स वाले रीजन में होंगे वो नेफ्रॉन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सेकंड हमारे पास ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं मेडुला। मतलब कि ये हमारे पास किडनी की मेडुलरी नेफ्रॉन की इनके प्लेस है जहां पर हमारे पास ये जो हमारे पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इनका जो फंक्शन बेसिकली क्या होता है दोनों का, अब इन दोनों नेफ्रॉन में से ये जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है ये होता है हमारे पास तकरीबन 80 to 85%। 80 to 85% जो हमारे पास नेफ्रॉन होते हैं वो हमारे पास होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और हमारे पास बाकी जो हमारे पास 15 to 20% होते हैं इनको कहते हैं कि ये हमारे पास होते हैं जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। जब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेफ्रॉन में जब हम पढ़ते हैं इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं हमारे पास। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट जो हमारे पास इनके प्रोसेस होता है नेफ्रॉन के अंदर वो कौन सा होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन का। सेकंड जो होता है हमारे पास उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। Selective reabsorption is the second option, and third function is that is called tubular secretion. ये तीन फंक्शन हमारे पास होते हैं किसके, नेफ्रॉन के किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके 3 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड वन इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज ट्यूबुलर सेक्रेशन। अब इनको हम इनके एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ये जो हमारे पास 2 टाइप ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, एक होता है हमारे पास कॉर्टिकल और सेकंड होता है जक्स्टामेडुलरी। ये हमारे पास कॉर्टिकल जो होता है 80 to 85% होता है, और इसका सबसे जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारे पास वो फर्स्ट फंक्शन जो किसे कहते हैं हम प्रेशर फिल्ट्रेशन का। ये जो प्रेशर फिल्ट्रेशन होती है बेसिकली ये किसके अंदर हो रही होती है, ये हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर हो रही होती है। और सेकंड जो हमारे पास इनके जो फंक्शन है जो रीअब्जॉर्प्शन हो गया एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन हो गया, वो हमारे पास वो किसके अंदर आते हैं, वो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के अंदर आते हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन वगैरह। ये इसके 2 मेन फंक्शन है। कॉर्टिकल के अंदर हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, एंड हमारे पास जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें हमारे पास ट्यूबुलर सेक्रेशन का प्रोसेस होता है। अब उसके डायग्राम ड्रॉ करें अगर तो इस तरह से होती है। सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं जी बोमेन्स कैप्सूल। ये होता है कप लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास एक ट्यूबुलर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ये ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो कि हमारे पास वोमेन कैप्सूल के बाद स्टार्ट होगा। अब जब ये ट्यूबुलर सिस्टम खत्म होता है उसके बाद हमारे पास एक लंबी सी नाली होती है जो कि नीचे की तरफ इनके जा रही होती है, उसको बोलते हैं लोब ऑफ हेनले। ये हमारे पास एक यू शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, लोब ऑफ हेनले का। देन उसके बाद हमारे पास एक और ट्यूबुलर सिस्टम आता है, उसको
एंड लास्ट वन हमारे पास एक लास्ट ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये लास्ट हमारे पास होते हैं, इसको कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में जब यानी कि हमारे पास वो सॉल्यूशन पहुंचता है तो उसके बाद हमारे पास जब लास्ट में ये जाएगा, लास्ट में हमारे पास ये जो ट्यूब होती है ये थोड़ी इनके ओपन होते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं पैपिला। इसको पैपिला भी बोलते हैं, इसको पैपिलरी डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। अब इसको इनके एक एक करके स्टडी करते हैं कि होता क्या है बेसिकली। अब ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्लोमेरुलस सॉरी बोमेंस कैप्सूल, इसको बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल्स के बाद अब हमारे पास ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। सबसे पहले इसको लेबल कर लेते हैं, फिर एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। देन आपको ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यू शेप स्ट्रक्चर है। अब इसमें हमारे पास इसको बोलते हैं लोब ऑफ हेनले। लोब ऑफ हेनले। अब लोब ऑफ हेनले की हमारे पास दो तरह की होगी। एक देखो, एक ऐसी नाली है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, एक इसमें जो फ्लूइड होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और एक है हमारे पास जिसमें फ्लूइड जो हमारा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो एक होते हैं हमारे पास, इसको बोलते हैं जो नीचे जा रही है, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लोब ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसको बोलते हैं असेंडिंग लोब ऑफ हेनले। जब इनको कलेक्टिवली हम बात करते हैं तो मतलब इसको एक ही नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लोब ऑफ हेनले है। अब जैसे ही लोब ऑफ हेनले एंड हो रही है तो उसके बाद आपको एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं कि डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल और इसको बोलते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। देन जो लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग का मतलब कलेक्ट करना, डक्ट मीन नाली, मतलब कि ये ऐसी नाली होती है जो कि हम तमाम मटेरियल को या जो फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट कर रही होती है, इसलिए इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ये जो था इसको हमने लेबल किया, डायग्राम ड्रा की। तो अब हम पढ़ेंगे जो मेन हमारे पास टॉपिक है कि ये जो तीन प्रोसेस है, फर्स्ट वन प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेकंड इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है, थर्ड वन इज ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो ये तीनों जो प्रोसेस है वो किस तरह से इस नेफ्रॉन के अंदर टेक प्लेस हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास देखो वो हमारे पास कौन सा है, वो है कि हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन का। प्रेशर फिल्ट्रेशन, देखो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी फ्लूइड को फिल्टर करना, और प्रेशर का क्या मतलब है, मतलब कि वो जो फिल्टर हो रही है वहां पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है वो एक प्रेशर के साथ हो रहा है। अब ये जो हमारे पास एक बोमेन कैप्सूल है, अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर में से इनके कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है यही हेल्प कर रहा होता है कि किस तरह से यहाँ पर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास इनके प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। अब वो बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमारे लिए जो किडनी होता है बेसिकली, अब किडनी किससे मिलकर बना हुआ है, इसी नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन ये होता है कि हमारे ब्लड को क्लीन करना। अब जो ब्लड होता है वो क्लीन कैसे होता है, एक तो उसका फंक्शन हो गया कि ब्लड को क्लीन करना। जैसे हम ब्लड को क्लीन करेंगे उसमें से तमाम जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जितने भी चीजें होंगे हम उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास चीज बच रही होती है जो कि इस पैपिलरी डक्ट में जाती है, वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है यूरिन। मतलब कि यहाँ पर ना टू फंक्शन हो रहे हैं, दो तरह के फंक्शन हो रहे हैं। एक ये है कि हमने ब्लड को साफ कर रहे हैं, दूसरा उसका फंक्शन ये है कि हम किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, यूरिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला फंक्शन है कि ब्लड को हम किस तरह से साफ कर रहे हैं, क्लीन किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो नालियां होती है इस तरह से, एक नाली इस तरह से आएगी और दूसरी मतलब कि यहाँ से वापस जा रही है बॉडी की तरफ। अब जो नाली ये वाली आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं जी एफरेंट आर्टरियोल। इसको बोलते हैं जी एफरेंट आर्टरियोल, मतलब कि, और दूसरी को क्या बोलेंगे, ईफरेंट आर्टरियोल।
अब इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि जो एफरेंट आर्टरियोल होती है इसकी मदद से हमारा ब्लड जो होता है ना इस नाली की मदद से एक प्रेशर के साथ आएगा, किसके अंदर आएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर। अब देखो ना यहाँ पर इस टॉपिक का नाम ही यही है कि प्रेशर फिल्ट्रेशन, मतलब कि यहाँ पर प्रेशर होगी, यानी कि फिल्ट्रेशन होगी लेकिन एक प्रेशर के साथ आएगी। प्रेशर के साथ कैसे होगी? कि जो ब्लड इसके अंदर आ रहा होता है एफरेंट आर्टरियोल की मदद से वो एक प्रेशर के साथ आता है। तो जैसे ही प्रेशर के साथ ब्लड आएगा तो ये जो आपको बोमेन कैप्सूल है ना, इसकी बोमेन कैप्सूल की ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है ना, आउटर एंड इनर, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ये होती है पोरस। पोरस का मतलब ये है कि इसमें छोटे छोटे ऐसे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। तो इनका फंक्शन ये होता है कि जैसे ही एफरेंट आर्टरियोल से प्रेशर के साथ ब्लड आएगा तो इन पोर्स में से गुजरने के बाद वो जो ब्लड होगा वो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो ब्लड आया, यहाँ से साफ होगा, साफ होने के बाद वो एफरेंट आर्टरियोल की मदद से, मतलब कि अब जो हमारा ब्लड क्लीन हो चुका है वो इस एफरेंट की मदद से वापस चला जाएगा बॉडी के पास, और जो बाकी हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल था अब वो कहाँ आ चुका है? इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ चुका है। अब क्योंकि ये हमारे पास जो ब्लड था जो कि साफ हो गए इसके अंदर आ चुका है बोमेन कैप्सूल के अंदर, वो कहां से गुजर के आया? वो ग्लोमेरुलस से गुजर के आया। तो हमारे पास अब जो ब्लड आया है इसका नाम हम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इसको बोलते हैं जी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इसके नाम से देखें, ग्लोमेरुलर मतलब कि ग्लोमेरुलस से होके आ रहा है। फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर फिल्टर हुआ है, वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है ना यहाँ पर, इस वजह से उसको कह रहे हैं कि ये ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट है जो कि यहाँ से फिल्टर होने के बाद यहाँ आ चुका है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है? वो हो चुका है प्रेशर फिल्ट्रेशन का, कि किस तरह से प्रेशर के साथ ब्लड आया, उसने फिल्टर हुआ, वहां पे ब्लड क्लीन होकर वापस बॉडी में चला गया, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल था वो हमारा अब इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आ चुका है, जिसको हमने किसका नाम दिया है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम दिया। ओके, अब क्या होगा नेक्स्ट? अब हमारे पास जो सेकंड इसका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। कि सिलेक्टिव का क्या मतलब है? कि हमने तमाम चीजें रीअब्जॉर्ब नहीं करनी, बल्कि कुछ इनके सिलेक्टिव चीजों को रीअब्जॉर्ब करना है जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है। तो उसके लिए क्या होगा? अब हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था अब क्या करेगा? अब वो कहां पर आ जाएगा? इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा। अब हमारा फिल्ट्रेट इसमें आ चुका है। अब इसमें क्या होगा? इसमें हमारे पास कुछ चीजें जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट थी, जो कि यहाँ से हमने फिल्टर होकर नीचे आ चुकी है हमारे फ्लूइड के अंदर। अब उनमें से कौन कौन सी चीजें? अब उनमें से हमारे पास जैसे कि पोटाशियम आयन हो गया, ए पॉजिटिव पोटाशियम आयन हो गया, इसी तरह से ग्लूकोज हो गया, इसी तरह से 67% वाटर हो गया, ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अमाइनो एसिड्स हो गया, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स हो गया। ये जितनी भी चीजें हैं जो कि हमारे इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट थी, अब हम क्या करेंगे? जैसे ही हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में फ्लूइड आएगा, ये तमाम चीजें हम क्या करेंगे? यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उनको रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को हम किसका नाम दे रहे हैं? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का। देखो हम सारी चीजें तो नहीं रीअब्सॉर्ब करें ना, कुछ सिलेक्टिव चीजें करें, इसलिए उसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब जितनी भी ये चीजें हैं इन तमाम को अब हम क्या करेंगे? रीअब्सॉर्ब करेंगे। कहां पर? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि तमाम चीजों को हमने रीअब्सॉर्ब तो कर लिया है, अब ये जाएंगे कहां? अब जो हमारे पास ये एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल थी, मजीद जब ये छोटी हो जाती हैं तो ये कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप सबको पता है कि आर्टरीज, वेन्स होते हैं, बड़ी नालियां होती हैं, डायमीटर ज्यादा होता है, लेकिन जो कैपिलरीज होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है, और वो हमारे ऑर्गन्स के अंदर तक जा रही होती है। अब जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करेंगी? इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर इस तरह से अपना इनके जाल बना लेती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर यानी किस तरह से यानी कि उसको लपेट लेती है। इनको क्या बोलते हैं? इनको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। अब जो हमने ब्लड के अंदर से इन तमाम चीजों को रीअब्सॉर्ब किया था, उन तमाम चीजों को हम कहां भेज देंगे? हमारे ब्लड की कैपिलरीज के अंदर, और फिर वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमारे पास यहाँ तक जो था वो क्या कहलाता है? हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहलाता है। रीअब्सॉर्प्शन अभी आगे फिर हमारे पास हो गई। अब नेक्स्ट क्या होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का यहाँ पर काम खत्म हो चुका है। अब वो जो हमारा फ्लूइड था, अब मतलब कि उसमें से ब्लड भी निकल चुका है, उसमें से सारी चीजें भी निकल चुकी हैं। उसके बाद अब जो बचा है हमारा, वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा? वो अब आ जाएगा हमारे पास इस डिसेंडिंग लोब ऑफ हैनल के अंदर। डिसेंडिंग लोब ऑफ हैनल में आ जाएगा, उसके बाद वो चला जाएगा असेंडिंग लोब ऑफ हैनल में। इस तरह से मतलब कहने का ये है कि अब वो सारा का सारा हमारा लोब ऑफ हैनल के अंदर आ जाएगा। अब लोब ऑफ हैनल जो है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ना हमारे पास, जिसको कहते हैं डिसेंडिंग लोब ऑफ हैनल, ये क्या होती है? ये वाटर के लिए परमिएबल होती है। वाटर के लिए परमिएबल का मतलब ये है कि ये अपने अंदर से पानी को गुजरने देती है। तो जैसे ही नीचे इस तरफ आएगा फ्लूइड हमारा, तो इसमें से जितना भी वाटर होगा वो क्या करेंगे? वो यहाँ से बाहर निकल आएगा।
अभी मैंने कहा ना कि वाटर के लिए परमिएबल होती है, तो परमिएबल का क्या मतलब होता है कि कुछ मॉलिक्यूल को अपने अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। तो क्योंकि ये वाटर के लिए परमिएबल है तो ये मतलब कि वाटर यहाँ से मजीद बाहर निकल आएगा। क्लियर? अब जैसे ही वाटर इसमें से आएगा तो अब देखो ये जो डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग है, इन दोनों लिम्स में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आ रहा है। इसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसका कम होता है। अब इसका जो डायमीटर ज्यादा आपको लग रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमारे पास ना सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और क्लोरीन के हमारे पास पंप होते हैं। किसके पंप होते हैं? सोडियम पंप होते हैं बेसिकली। अब इन सोडियम पंप का काम क्या होता है? अब क्योंकि सोडियम पंप मतलब कि ये एक ऐसा पंप होता है जो सोडियम को पंप करता है। मतलब क्या है इसका कि हमारे इस फ्लूइड के अंदर जितने भी सोडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये क्या करेगा? पंप उन सोडियम मॉलिक्यूल को बाहर भेजना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि सारे के सारे सोडियम के जो मॉलिक्यूल होंगे वो बाहर आ जाएंगे सारे। हमारे उस फ्लूइड से क्या आ गए? अब वो सारे बाहर आ गए। इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास जो सोडियम के मॉलिक्यूल थे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, अब सोडियम जो है वो सारा का सारा क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। मतलब कि अब हमारा फ्लूइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है लोकोफेनल के अंदर, उसमें पानी ज्यादा हो जाएगा और सोडियम बाहर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब कि उस फ्लूइड के अंदर पानी ज्यादा है, सोडियम कम है, और बाहर सोडियम ज्यादा है, पानी कम है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं? ये जो हमारे पास यानी कि वाटर होता है ये बाहर आना स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? अब यहां तक हमारे पास देखो, अब सोडियम के आयन जो है वो वापस आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। मतलब कि बाहर जो है वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। सोडियम सोल्यूट है ना, सॉल्वेंट वाटर है, तो सोडियम क्या हो गया? बाहर ज्यादा हो गया। मतलब कि सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। अब हमारा वो जो फ्लूइड है अब वो कहां चला जाएगा? वो चला जाएगा इस डिस्टल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है? अब जब वो डिस्टल के अंदर पहुंचेगा तो तकरीबन वो हमारे पास क्या बन चुका होता है? वो यूरिन बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है? यूरिन बन चुका होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो जो भी चीजें थी, ब्लड को लिया, फिर यहाँ से इन तमाम चीजों को लिया, फिर यहाँ से वाटर को लिया, सोडियम को लिया, उस फ्लूइड में जितनी भी काम की चीजें थी वो सारी की सारी हमने क्या कर ली? रीअब्सॉर्ब कर ली। मतलब कि यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में जो हमारे पास बचता है वो तकरीबन क्या कहलाएगा? हमारा यूरिन कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? अब हमारे पास ये जो हमारे पास डिस्टल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसके अंदर हमारे पास एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन होता है, ठीक है? एल्डोस्टेरोन जो होता है हमारे पास एक हार्मोन होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करेगा? ये यहाँ पर सोडियम आयन की अपटेक करेगा। किसकी अपटेक करेगा? सोडियम आयन। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो सोडियम बाहर क्या हो चुके हैं? ज्यादा। बॉडी के अंदर सोडियम क्या हो गए? ज्यादा हो गए। अब उन सोडियम को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करेगा? इन सोडियम आयन को अब अपटेक करना स्टार्ट कर देगा ताकि जहां पर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाए? नॉर्मल हो जाए। क्लियर? अब हमारे पास इसी ट्यूब के अंदर यहाँ पर कुछ एपिथेलियम के सेल्स होते हैं। यहाँ पर ये सारे एपिथेलियम के सेल्स होंगे। अब इन एपिथेलियम के सेल्स जो होते हैं ना, इनका फंक्शन क्या होता है? इन एपिथेलियल सेल्स का फंक्शन ये होता है कि पीएच मेंटेन करना। किसकी? यूरिन की। यूरिन की पीएच को मेंटेन करना किसका काम होता है? इन एपिथेलियम के सेल्स का काम होता है। ये एपिथेलियम के सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? यूरिन की पीएच को क्या करेंगे? मेंटेन करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि जो सारा का सारा फ्लूइड था अब वो सारा कहां पर पहुंच चुका है? इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंच चुका है। कहां पर पहुंच चुका है? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो सारा का सारा मतलब कि इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर एक और हमारे पास यानी कि हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच। एडीएच बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है? ये एडीएच होता है जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना हमारे ब्रेन के अंदर, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो इस एडीएच को रिलीज करेगा। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये यहाँ पर क्या करेगा? पानी की एब्जॉर्प्शन करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेगा। और वाटर की एब्जॉर्प्शन हम यहाँ पे क्यों करेंगे? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हमारा जो यूरिन है वो डाइल्यूट है, डाइल्यूट का क्या मतलब है? पतला, और कंसंट्रेटेड किसे बोलते हैं? गाढ़ा। अगर हमारा जो यूरिन है वो क्या होगा? डाइल्यूट है, और हमारी बॉडी को पानी की जरूरत भी है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ से एडीएच क्या करेगा? वाटर को ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लेगा ताकि हमारे पास जो यूरिन बने वो कौन सा बने? कंसंट्रेटेड बने। इसी तरह से अगर बॉडी को जरूरत नहीं है पानी की तो यूरिन जो है वो क्या बनेगा? डाइल्यूट बन जाएगा। ठीक है? तो अब हमारे पास लास्ट में जो बच जाएगी चीज वो क्या कहलाएगा? यूरिन कहलाएगा। और वो जो यूरिन होगा वो कहां चला जाएगा? पेपिलरी डक्ट में चला जाएगा। पेपिलरी डक्ट कहां पर होती है? हमारे पास ये किडनी होता है ना इस तरह से, ठीक है? यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं? ये रीनल पायरामिड्स होते हैं इस तरह से। ये रीनल पायरामिड्स हो गए। रीनल पायरामिड्स के बाद अब हमारे पास ये देखो यहाँ पर सारे इसके अंदर नेफ्रॉन है,
ठीक है। नेफ्रॉन का क्या फंक्शन था, यूरिन को बनाना, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर क्या बन चुका है, यूरिन बन चुका है। अब वो सारा का सारा यूरिन अब यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि नेफ्रॉन से बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। अब वो सारा का सारा क्या होगा, रीनल पेल्विस के अंदर जमा हो जाएगा। अब रीनल पेल्विस से मजीद आगे फिर वो कहां चला जाएगा, यूरेटर के पास जाएगा, ठीक है। अब यूरेटर जो है वो उसको कहां पर भेज देगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर भेज देगा। फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होगा। देन स्टोर होने के बाद फिर वो यूरिथ्रा, एक नाली होती है, ट्यूब होती है, उसकी मदद से वो बॉडी से क्या हो जाएगा, रिमूव। क्लियर हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम नेफ्रॉन के बारे में स्टडी कर रहे थे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शन कौन से होते हैं और किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, किस तरह से वो हमारे ब्लड को